हो सके तो पीएनसी भी स्टार्ट कर ही देते हैं आज, हो पाएगा तो ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जो मल्टीनोमियल के लिए जनरल टर्म बताई थी वो क्लियर है? यस सर। मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं ये क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर वो नंबर ऑफ टर्म्स में ए एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन है, तो उसमें हाँ, के क्या है, वापस एक्सप्लेन करो अरे वो तो। के उसमें नंबर ऑफ मल्टीनोमियल में है, जैसे ये था ना, ये x1 प्लस x2 अप टू xk, और यहाँ पे पावर में n, ठीक है। अगर ये है यस सर। तो, और इसमें किसी दो टर्म में कुछ कॉमन वेरिएबल नहीं है, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं आता, किसी भी दो टर्म्स को एक साथ लेंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो कितने, n प्लस, तो यहाँ पे देखो k है ना, यस सर। जो ऑब्जेक्ट है वो x1 x2 अप टू xk, तो नंबर ऑफ k है k माइनस वन, k माइनस वन का नंबर ऑफ, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, ठीक है। तो ये रिजल्ट है। लेकिन अगर कॉमन वेरिएबल आ जाता है तब ये वाला रिजल्ट हम वहां पे नहीं लगा सकते। तो क्वेश्चंस लिखो अब इसके, जनरल टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स find the number of terms in फर्स्ट पार्ट में a प्लस b प्लस c प्लस d की पावर में 15, फिर से एक बार ले रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। पहले का आंसर जल्दी से, बहुत आसान है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है वेरिएबल, है ना, चारों अलग अलग है, चारों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं आता है किसी भी दो को एक साथ लेने पे। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा सकते हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स 15 प्लस 4, चार ही टर्म्स है अब यहाँ पे अंदर में, तो 15 प्लस 4, तो k की जगह पे 4, 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 18c3। तो 18c3 इसमें नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे। लेकिन इसमें यहाँ पे देखो, जब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो इसमें से एक कॉमन आता है, x कॉमन आ जाता है, या ये बोल सकते हैं कि दो टर्म्स में सेम वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है, यस सर। या दो टर्म्स को एक साथ लेने पे x कॉमन आ जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम x की अलग अलग कौन सी पावर्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली डील करेंगे, ठीक है। तो x की पावर यहाँ पे हमें 0 मिल सकती है क्या? यस सर। मिल सकती है। तो देखो x की पावर 0 मिल सकती है, तो उसका कोएफिशिएंट a नॉट, कोएफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जनरल टर्म है मल्टीनोमियल की, तो उसके थ्रू हम x की पावर 0 का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे x मिलेगा क्या? यस सर। यस सर। मिलेगा। जब हम ये 10 ऑब्जेक्ट से हमें इन तीनों में बांटने हैं, उसमें से 9 इसको दे देंगे, एक इसको एंड इसको 0, तो देखो हमें x की पावर 1 मिलेगा, तो उसका कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ रहेगा। ऐसे ही हमें x स्क्वायर मिलेगा, और हमें फाइनली क्या मिलेगा, x की पावर 20। तो ये 20। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 21, क्लियर। तो इस तरीके से इसमें अप्रोच करना होता है कि x की कौन सी सी अलग अलग पावर्स हमें मिलेगी, तो उतने अलग अलग टर्म्स रहेंगे। तो यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1 अप टू x की पावर 20 हमें मिल सकता है। तो टोटल कितने डिसिमिलर टर्म्स रहेंगे, 21, क्लियर। 21। यस सर। ठीक है, यस तो सर। ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड।
तो कब फॉर्मूला लगाना है कब नहीं लगाना है, क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें मान लो फॉर्मूला लगाना तो आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए कब लगाया जाएगा कब नहीं लगाया जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स का तो एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें, या तो ये पूछ सकते हैं कि x की पावर 4 का कोएफिशिएंट बताओ, x की पावर 3 का कोएफिशिएंट बताओ, तो वो कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। लिखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन x की पावर 4 इन दिस। तो देखो जनरल टर्म हमें यहाँ पे हेल्प करेगी। तो जनरल टर्म n की जगह पे क्या है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो जनरल टर्म जो है इसकी क्या आने वाली है, r प्लस जो भी टर्म रहेगी जनरल टर्म, ये आने वाली है 10 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। अब ये r1 क्या है, हम 1 को कितने ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं, ये 10 में से कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 1 को दे रहे हैं वो काउंट है, तो वो 1 की पावर में आ जाएगा। r2 x को कितने मिल रहे हैं, तो x की पावर में r2 एंड x स्क्वायर की पावर में r3, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल एंड x की पावर में कितना आ जाएगा, r2 प्लस 2r3। अब हमें r2 r3 में क्या क्या पता है, ये r1 r2 r3 ये होते हैं होल नंबर, ये हमें पता है। फिर उसके बाद हमें एक और चीज पता है, r1 प्लस r2 प्लस r3 क्या होते हैं, इन तीनों का सम 100 10 होता है, n के इक्वल, और यहाँ पे n 10 है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x की पावर में 4 चाहिए, x की पावर में 4 चाहिए। तो हमें r1 r2 r3 की वैल्यू जो इनको सेटिस्फाई कर रही है वो चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक काम करना, कम अगर केसेस बनाने हैं ना, जिसका कोएफिशिएंट बड़ा है इससे डील करना होता है, जिसका कोएफिशिएंट बड़ा है उसको राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ तो कम केसेस बनते हैं। तो इसको इधर लेके आ गए। अब r1 r2 r3 की वैल्यू, तो जब हम r3 की जगह पे 0 देंगे, हो सकता है r3 0 होल नंबर है, r3 की जगह पे 0 देंगे तो r2 कितना आएगा, केसेस कैसे बना रहा हूं ध्यान रखना, इसको कंसीडर करना है, इसको कंसीडर करना है, जो x की पावर चाहिए थी वहां से आने वाले इक्वेशन को, तो जिसका कोएफिशिएंट बड़ा दिख रहा है उसको उधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो r3 का है तो उसको उधर लेके चले गए। अब r3 की वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे, r3 की जगह पे 0 तो r2 आ जाएगा 4 एंड r2 अगर 4 आ रहा है तो r1 कितना आएगा 6। ये एक केस बनेगी। फिर उसके बाद हमने r3 की जगह पे ले लिया 1, तो r3 की जगह पे मैं 1 ले लूंगा तो r2 कितना आ जाएगा 2, उस केस में r1 कितना होगा 7। फिर उसके बाद r3 की जगह पे 2 ले लिया, r3 की जगह पे 2 तो ये r2 कितना आ जाएगा 0 एंड ये कितना हो जाएगा r1 फिर 8। अब ये बताओ r3 की वैल्यू में 3 ले सकता हो क्या, नो सर। क्या हम यहाँ पे r3 की वैल्यू 3 ले सकते हैं क्या, नो नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा r3 की वैल्यू 3 लेने पे ये निगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव r2 तो होल इंटीजर। नंबर है। तो इसके बाद 2 के बाद तो हम कोई वैल्यू r3 की नहीं ले सकते हैं, तो इतने ही 3 केसेस बनेंगे। तो ये 3 केसेस बनेंगे, तो पहली केस का आंसर, पहली केस में भी हमें x की पावर 4 मिलने वाला है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, वो r1 r2 r3 की जगह पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पहली केस का आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। दूसरी केस का आंसर है 10 फैक्टोरियल, फिर r1 है 7 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे ये कितना है 8 फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल। तो ये उसका कोएफिशिएंट रहेगा। क्लियर है ये? यस सर।
जनरल टर्म, सारे x को एक साथ ले लिया, ठीक है। फिर x की पावर ये, हमें 4 चाहिए, हमें R1 R2 R3 में ये रिलेशन पता है ना, R1 R2 R3 कैसा होना चाहिए, होल नंबर। तो इन तीनों को कंसीडर करते हुए हमने केसेस बनाए। तो ये 3 केसेस बने। तो पहली केस का आंसर ये रहा, दूसरी का ये, तीसरी का ये। तो इन तीनों का सम ये रहेगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, ठीक है। Yes, sir. चलो लिख लो इसको। मैं तो डायरेक्टली भी देख सकते थे कि ये है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 10। तो x की पावर 4 कब कब मिलेगा, जब इसको 6, इसको 4, इसको 0, तो x की पावर में चला जाता है ना ये केस। फिर उसके बाद इसको 2 और इसको 1 दे देंगे तब भी x की पावर 4, एंड जब इसको 8, इसको 0 और इसको 2 दे देंगे तब भी। ये ऐसे भी देख सकते हो डायरेक्टली भी। कभी कभी अगर बड़ी पावर पूछी होगी तो डायरेक्टली देखना मुश्किल हो जाता है, फिर ऐसे अप्रोच करना होता है। तो तरीका ही ध्यान में रखना। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी किसी पॉइंट में डाउट है तो। अरे केसेस में R1 R2 R3 होल नंबर है। R2 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो R3 की सबसे छोटी वाली वैल्यू से शुरुआत करेंगे। तो R3 की जगह पे 0, तो R3 की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो R2 4 आ जाएगा। तो R2 R3 की वैल्यू मिल गई तो R1 हमें मिल जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद R3 की जगह पे 1 ले लेंगे तो 4 - 2, तो R2 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 2 आ रही है, तो R1 की वैल्यू 7, क्योंकि R3 1 है R2 2 आ रहा था। ऐसे फिर वो थर्ड केस ये। अब इसके बाद केसेस क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर हमने R3 की जगह पे 3 ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये -2, लेकिन ये तो होल नंबर से, तो इसकी वजह से आगे नहीं जा सकते, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अब मेनी टर्म्स रहेंगे तो वह सब क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं पहली बार, ठीक है। और अगर मेनी टर्म्स भी रहेंगे तब भी अगर किसी के हमें पावर x की पावर कुछ चाहिए तो ऐसे ही अप्रोच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ आसान है ये अब इसके कंपेयर में। तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इंटू y की पावर 4 इंटू z स्क्वेयर इन x की पावर 3 इंटू y की पावर 4 इंटू z स्क्वेयर इन 2x माइनस 3y प्लस 4z की पावर में 9। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन इसके एक्सपेंशन में। तो जनरल टर्म इसकी हेल्प लेनी है। फिर उसके बाद फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 5, b की पावर 4 and c की पावर 7 in the expansion of ab plus bc plus ca की पावर में
हाउ इज 0 फैक्टोरियल 1? अबे पहले ही बोला है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। बताया कि नहीं बताया उस टाइम पे मैंने जब n फैक्टोरियल बता रहा था? प्रूफ नहीं बताया है, लेकिन ये तो बताया कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो अभी उससे क्या मतलब है तुम्हें, मैंने बोला है पीएनसी में बताने वाला हूं। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल एंड irrational terms in 1 plus रूट 2 plus रूट 3 की पावर में है। ये 3 क्वेश्चंस है, जल्दी से बताओ। पहले वाले का आंसर बहुत आसान है, बहुत इजीली मिल सर जाएगा। इसकी कितने न्यूमेरिकल लोगों का आ वैल्यू गया? ढूंढनी पड़ेगी। कितने लोगों से आ गया ये फर्स्ट? 8 लोगों से, बाकी लोग 9 10, ठीक है। बाकी के लोग भी कोशिश करो, बहुत आसान है। जनरल टर्म लिख लोगे तुरंत दिख जाएगा तुम्हें R1 R2 R3 क्या लेना है। सर न्यूमेरिकल वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी क्या? हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी मतलब क्या? मतलब कि वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख के छोड़ देना, या फाइनल वैल्यू उसकी पूरी ढूंढनी पड़ेगी? नहीं, ऐसे रहने दो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहने दो, काम उसको सॉल्व करके थैंक यू। बैठोगे। ऑप्शन भी देख लेना एग्जाम में, अगर रिक्वायरमेंट है ऑप्शन उस तरीके से है तो करो, मल्टीप्लाई वगैरह करो, 10 फैक्ट 9 फैक्टोरियल और वो जो भी आता है उसकी वैल्यू लिख दो वहां पे, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, पहला आसान था। इसमें इसकी जनरल टर्म लिख देते तो क्या आ जाती? 9 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ जाएगी। फिर उसके बाद 2x की पावर में R1, क्योंकि ये जो R1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए जा रहे किसको, इसको, R2 इसको, R3 इसको, ये आ जाएगा -3y की पावर में R2 एंड 4z की पावर में R3। तो ये 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल एंड 2 की पावर में R1 -3 की पावर में R2 एंड 4 की पावर में R3, ये आ जाएगा। एंड यहाँ पे x की पावर में R1, y की पावर में R2 एंड z की पावर में R3। और हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए था? x क्यूब, x की y की पावर 4 एंड z की पावर 2। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ये R1 3 R2 4 R3 2 होना चाहिए। अब ये बताओ, ये वैल्यूज तो चलो होनी चाहिए, और ध्यान ये भी रखना है क्या ये होल नंबर्स है क्या? तो है। एंड इनका सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है क्या इनका सम? Yes. तो इनका सम 9 आ रहा है, तो ये चल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे हम बोल देते कि z की पावर 3 रहता, मान लो z की पावर 3 रहता, तो हमें R3 3 लेना पड़ता, लेकिन इनका जो सम आता उस केस में कितना आ जाता? 10। लेकिन एक्चुअल में R1 R2 R3 का सम कितना होना चाहिए? 9। फिर वहां पे उसका कोएफिशिएंट कितना हो जाता? 0। वो टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अब सम 9 भी आ रहा है, R1 R2 R3 होल नंबर्स भी है, तो इसका मतलब वो वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी, एंड वो टर्म एग्जिस्ट करेगी तो उसका कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है।
डायरेक्टली जल्दी जल्दी में क्या कर दोगे 3 4 3 इधर ऐसे करके कर दोगे, गलत आ जाएगा, वो भी ऑप्शन में रहेगा। ध्यान ये रखना है सम ये होल नंबर्स होने चाहिए, इनका जो सम है वो n के इक्वल आना चाहिए, और यहाँ पे n कितना है 9, तो 9 के इक्वल आना चाहिए था, आ रहा। ये 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछा ना तो ये भी कंसीडर करने पड़ेंगे, 2 की पावर में 3 माइनस 3 की पावर में 4 एंड 4 की पावर में 2, तो ये उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट? पहले वाले में आसान था बहुत, इसके पहले वाले के कंपेयर में तो आसान ही था, वहां पे तो हमें केसेस वगैरह बनाने पड़ रहे थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, हमें डायरेक्टली मिल जाएगा R1 क्या R2 क्या R3 क्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अच्छा है, इसमें सोचो थोड़ा। हाँ सर सही है लास्ट में ओजस तनिषा, बिल्कुल सही है। सर हाँ बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन में 2 का स्क्वायर रूट और 3 का क्यूब रूट है क्या? हाँ हाँ क्यूब रूट है, 3 की पावर में 1/3 2 की पावर में 1/2, तो कितने लोगों का इसका आंसर 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल आ रहा है? कैसे किया बताओ? सर जो हाँ। सर जनरल पहले जनरल टर्म बनाई। नहीं नहीं, एक और चीज है, जनरल टर्म तो चलो ठीक है, एक और चीज यहाँ पे काम में आ जाएगी बहुत। सर वो जनरल टर्म बनाने के बाद a का पावर r1 r3 वो इक्वेशन 3 के लिए यस सर। सॉल्व करिए। इतना सब सॉल्व करने की अच्छी। जरूरत नहीं पड़ती है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वहां पे देखो एबीसी को कॉमन ले लो, यहां से एबीसी को बाहर ले लो, तो वो क्या बन के बाहर आएगा, ए बी प्लस Power 8। बी सी प्लस सी ए की पावर में 8, इसको बाहर लेंगे तो a की पावर 8 b की पावर 8 c की पावर 8 बन के बाहर आएगा। एंड अंदर में हमने एबीसी बाहर लिया है, तो यहाँ से एबीसी बाहर लेंगे तो क्या छोड़ के जाएगा वो यहाँ पे 1/c, यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा 1/a, वन एंड बाय यहाँ पे 1/b की पावर में 8, तो इसका मतलब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की पावर 8, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बताओ हमें a की पावर 5 चाहिए फाइनली, है ना, फाइनल जो आने वाला है उसमें a की पावर 5 चाहिए, यहाँ पे a की पावर 8 आ रही है, तो इसमें a की पावर कितनी चाहिए होगी, बोलो 3। a की पावर कितनी चाहिए होगी, -3। -3। इस पूरे में अगर a की पावर -3 आ जाती है एंड यहाँ पे a की पावर 8 है, तो हमें फाइनली a की पावर 5 मिल जाएगा। b की पावर 4 चाहिए, यहाँ पे b की पावर 8 आ रही है, इसका मतलब यहाँ से b की पावर -4 चाहिए होगी। फाइनली हमें c की पावर 7 चाहिए था, c की पावर 8 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें से c की पावर -1, तो इसका मतलब हमें क्या ढूंढना है, a की पावर -3 b की पावर -4 एंड c की पावर -1 इन 1/a 1/b प्लस 1/c की पावर में 8, तो ये देखो 8 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल, यहाँ पे a की पावर में -r1 1/a की पावर में r1 आने वाला था, तो a की पावर में -r1 b की पावर में -r2 एंड c की पावर में -r3, और हमें क्या चाहिए a की पावर में -3 b की पावर में -4 एंड c की पावर में 1, तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये r1 होना चाहिए 3, r2 होना चाहिए 4 एंड r3 होना चाहिए 1, एंड इन तीनों का सम 8 आ जाता है, r1 प्लस r2 प्लस r3 इज इक्वल टू 8, तो जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 8 फैक्टोरियल अपॉन, क्लियर है ये, तुमने जो किया वो भी सही है। तुम्हारे इसमें क्या आया r1 प्लस r2 a की पावर में b की पावर में r2 r3 एंड c की पावर में कुछ आया होगा,
फिर तुमने उसको क्या कर दिया, a की पावर में उसको 5 के साथ, b की पावर में उसको 4 के साथ एंड c की पावर में उसको 7 के साथ। तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व किया होगा, है कि नहीं? यस सर। ऐसे भी कर सकते हो। यस सर। या डायरेक्टली जनरल टर्म लिख के भी कर सकते हो। देखो जल्दी से इसको, ये वाला बताओ, नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल टर्म्स, सोच समझ के बताओ थोड़ा। जल्दी से। पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं ये बताओ। क्या वो नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, n प्लस के? यस सर। यस सर। लगा सकते हैं, क्योंकि देखो ये तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं आता, दो दो को पेयर में भी लेते तो इसमें वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला इसमें क्या देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 30 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। तो उसमें से कुछ रैशनल रहेंगे, बाकी के बचे वही रैशनल। हाँ 61 टर्म्स आते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं। पहले निकालो ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो 30 प्लस 3 माइनस 1 सी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 62, सॉरी 32 C2, तो 30 C2 तो ये 32 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 30 फैक्टोरियल तक सब कैंसल आउट, 31 इंटू 32 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 31 इंटू 16, तो नंबर ऑफ टर्म ज्यादा आ रहे हैं। फोर नाइन सिक्स, ये क्लियर है क्या? 419 496 आ जाते हैं, बोलो। यस। यस सर। वैसे कुछ ज्यादा बड़ा ही दे दिया मैंने, पावर 30 मतलब, ठीक है दे दिया तो चलो कर ही लो। तो 496 में रैशनल कितने होंगे वो मुश्किल हो जाता है केसेस बनाना और ये करना, वरना कुछ ना कुछ पैटर्न भी मिल सकता है, उसके थ्रू भी बता सकते हैं। तो 32 C2 नंबर ऑफ टर्म्स है, 32 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 496। इसमें ये भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन तो बन नहीं सकता है यहाँ पे, एक मिनट ये ऐसे ही मैंने बना दिया, रुको। ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा, रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। रीजन सुन लो, यहाँ पे क्वेश्चन क्यों नहीं बन पाएगा इसमें रैशनल एंड इरैशनल एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम क्यों नहीं यहाँ पे लगा पाएंगे। ये देखो, क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं क्या, 2 प्लस 2 इंटू रूट 3 प्लस 4 इंटू रूट 3,
ये दोनों ऐड होके एक ही टर्म बन जाएंगी, दो अलग अलग टर्म्स तो नहीं रहेंगे ये, है कि नहीं? यस सर। ऐड होके एक ही Yes, टर्म sir. बन जाएगी 6 इंटू रूट 3। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 29 एंड इसको 1, ठीक है, इसको 0, इसको मैं दे देता हूँ 27, इसको 2 एंड इसको 1। तो ये देखो इसको 27 दे रहे मतलब क्या मिलेगा 1, इसको 0 दे रहे मतलब क्या मिलेगा 1, एंड इसको ये दे रहे मतलब 3 की पावर में 1/3। अब इसको 27 दे रहे मतलब 1 की पावर में ये 1, इसको दे रहे 2 मतलब ये 2 बन जाएगा, एंड इसको दे रहे मीन्स ये 3 की पावर में 1/3। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं रहेंगे, वो एक्चुअल में ऐड होके एक ही टर्म बन जाएगी। तो इसको हम दो डिसिमिलर टर्म्स नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो ध्यान रखना ये, ठीक है। मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स तो ये नहीं आ पाएंगे, बाकी रैशनल टर्म्स अलग से निकालने के लिए आ सकता है, रैशनल टर्म्स अलग से निकालने के लिए आ सकता है, लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जब ऐसी चीजें आ रही होगी 2 की पावर ऐसी, वैसे रैशनल टर्म्स में तो क्या ही हो जाएगा, इरैशनल टर्म्स बन सकता है क्या ये, नहीं ये हटाओ, क्वेश्चन सर, हटा दो, वैसे लिखा हुआ भी नहीं है मॉड्यूल में, कहीं पे देखा भी नहीं है मैंने, ऐसे ही सोचा वो, हटाओ इसको। तो उसमें केसेस निकालने के लिए भी बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ वो क्वेश्चन में केसेस निकालने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ वही, वो हटाओ, इसको रहने दो, रैशनल इरेशनल वाला पार्ट पूछा जा सकता है, वो देख लेंगे बाद में, कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, अभी तो हटाओ। आगे हम बढ़ते हैं निगेटिव इंडेक्स या फ्रैक्शनल इंडेक्स के ऊपर, निगेटिव इंडेक्स या फ्रैक्शनल इंडेक्स के ऊपर बढ़ते हैं। निगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शनल इंडेक्स। निगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शनल इंडेक्स। थर्टी वन है क्या रैशनल नंबर, वो रैशनल इरेशनल का लिए तो बन सकता है वो, लेकिन बस यही सोचना है अब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला, क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला नहीं लग पाएगा वहां पे, है ना, तो इसलिए वो क्वेश्चन हटा रहने दो, अभी आएगा तो वो पावर छोटी करके पूछा जाएगा, 30 भी नहीं रहेगी, कुछ 10 वगैरह ऐसी पावर्स रहेगी, एंड उसमें नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल टर्म्स पूछे जाएंगे, तो उसको तो हम डील कर सकते हैं इजीली। अब हम लास्ट वाला पार्ट देखते हैं इसका, निगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शनल इंडेक्स। इसमें 1 प्लस एक्स की पावर n ये है, ठीक है, एंड यहाँ पे x बहुत छोटा है, मतलब मॉड x लेस देन 1 है, x बहुत छोटा है, उसी केस में जो मैं एक्सपांशन लिख रहा हूं वो एग्जिस्ट करेगा, वैलिड रहेगा। जब x बहुत छोटा रहेगा मतलब x -1 to 1 के बीच में आएगा तब, और इसका एक्सपांशन है 1 प्लस n इंटू एक्स, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, और ऐसे आगे चलते जाएंगे इंफिनिटी तक, ठीक है, आगे इंफिनिटी तक चलते जाएंगे। तो ये ध्यान रखना ये कब कब आएगा काम में, ये इसका एक्सपांशन जब n कैसा होगा, या तो निगेटिव इंडेक्स रहेगा या फ्रैक्शनल इंडेक्स रहेगा, तब ये लग जाएगा, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन कौन सी ध्यान रखनी है, ये जो x होगा वो बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही है बस इसका, ये एक्सपांशन याद रखना है, 1 प्लस एक्स की पावर n, यहाँ पे n अगर फ्रैक्शन है या निगेटिव है एंड ये बहुत छोटा है, तो उस केस में ये एक्सपांशन आ जाएगा।
वरना खुद ही देख लो, अगर x 1 से छोटा नहीं रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा, तो ये वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएगी, तो सम इसका इंफिनिटी जा सकता है ना, इसलिए ये होना जरूरी है। फिर उसके सर बाद वो इसमें अगर हम -1 to जनरल 1 टर्म की है। बात करते हैं, जनरल टर्म की, तो इसमें भी जनरल टर्म आएगी, तो x की पावर में r, तो x की पावर में r आ रहा है, तो देखो नीचे क्या आ जाएगा, जैसे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 3 आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, r आ रहा है तो r फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर में क्या कह रहे हो, निगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स इज ओनली फॉर बाइनोमियल। हाँ, 2 ही टर्म्स होनी चाहिए, उसमें से एक 1 होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, एक 1 होनी चाहिए एंड दूसरी जो टर्म रहेगी वो छोटी होनी चाहिए, तब जाके ये एक्सपेंशन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर जनरल टर्म मतलब क्या, x की पावर r वाली टर्म लिख रहे हैं, ये जो आने वाला है ये n इंटू n-1 इंटू n-2 कहाँ तक जाएंगे बताओ, जैसे x क्यूब का है तो n इंटू n-1 इंटू n-2, x स्क्वायर है तो n इंटू n-1, x की पावर r है तो कहाँ तक, n माइनस r n प्लस - r। 1, यहाँ तक जाएंगे, n माइनस r प्लस 1, तो ये इसकी जनरल टर्म आ जाएगी, ये इसकी जनरल टर्म रहेगी। सर हाँ बोलो। सर वो mod x -1 to 1 है क्या? हाँ, mod x lies between -1 to अरे 1 वो है। ये लिखने के बजाय मॉड के टर्म्स में लिख दिया है। ठीक है, मॉड एक्स है वो, इधर यस लिख सर। रहा हूं मैं, इधर एक्स मॉड एक्स। अच्छा, वो दिख नहीं रहा है क्या उधर वाला पार्ट? नो सर। तो ये इसकी जनरल टर्म है। तो इसको थोड़ा सा और सजाते हैं, ये जो x की पावर r वाली टर्म आ रही जनरल टर्म, इसमें अगर हम ऊपर नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान से सुनो, क्या कर रहे हैं, n माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बताओ ऊपर में क्या बनेगा, बोलो ऊपर में क्या बनेगा, n - r + 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बनेगा, सोच समझ के यस बताओ, सर, ये यस वाली सर। प्रॉपर्टी याद आई क्या, इसके थ्रू ये n फैक्टोरियल बनेगा, ये लिख सकते हैं क्या हम? यस सर। ठीक है, एंड ये नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये x की पावर r का कोएफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तभी हम लिख सकते हैं ऐसे, जब n कैसा रहेगा, n नेचुरल नंबर रहेगा, n कैसा रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। इसकी वजह से अभी इसको नहीं लिख रहे हैं, आगे एक और चीज आएगी जिसमें लिखेंगे, ये हटाओ, इसको ऐसे ही रहने दो, जनरल टर्म वो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि n फैक्टोरियल के लिए n नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, और यहाँ पे n कैसा है, या तो फ्रैक्शन में है या तो निगेटिव में है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो n फैक्टोरियल हम लिख नहीं सकते उसको। बस अभी के लिए इतना, जनरल टर्म इसकी ये आ जाती है। आगे कुछ और इसमें ये डाल देते हैं, अगर मैं इसका एक्सपेंशन लिखता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या आएगा बताओ, 1 माइनस एक्स की पावर n का, इसकी हेल्प से, यहाँ पे मॉड x लेस देन 1 है और n नेगेटिव है या तो फ्रैक्शन है,
बोलो। इसमें पहली टर्म आ जाएगी 1, दूसरी टर्म माइनस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। इसमें बस क्या करना है, हमें x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देना है इसके एक्सपांशन में। तो यहाँ पे माइनस एक्स तो माइनस एन एक्स, माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अगली वाली टर्म माइनस के साथ आएगी। ठीक है, ये उसका एक्सपांशन आ जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। इसमें और थोड़ा सा एक ये कर देते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर में माइनस एन, 1 प्लस एक्स की पावर में माइनस एन। अब क्या करना है, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स था, ठीक है, लेकिन पावर में एन था। अब हमें किसका चाहिए, 1 प्लस एक्स की पावर में माइनस एन। तो इसमें बस इस एक्सपांशन में एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस एन। एन की जगह पे पुट कर देंगे माइनस एन, तो यह आ जाएगा 1 माइनस एन इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस एन, यहाँ पे माइनस एन, तो यहाँ से माइनस बाहर, यहाँ से माइनस बाहर, तो माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ से माइनस बाहर ले लोगे तो n प्लस 1, यहाँ से माइनस बाहर ले लोगे तो n प्लस 2, एंड माइनस मल्टीप्लाई होगा 3 बार, तो माइनस टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो ये एक्सपांशन क्लियर है? यस सर। बस इसी फॉर्मूले में, ये बस एक याद रखना है और इसी में सारे वो वेरिएशंस करते हुए चलने हैं। फिर हम अगर x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देंगे तो क्या, यहाँ पे भी x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा। फिर n की जगह पे माइनस n, तो यहाँ पे n की जगह पे माइनस n पुट करना पड़ेगा। तो ये आते चले जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और लास्ट में इसका एक्सपांशन, 1 माइनस एक्स पावर में माइनस है। बताओ, अब इसमें x की जगह पे माइनस एक्स भी पुट करना है एंड n की जगह पे माइनस n भी पुट करना है। तो पहली टर्म तो 1 ही रहेगी, ये ध्यान रखना, पहली टर्म हमेशा 1। अब दूसरी टर्म क्या आएगी बताओ, nx nx, क्योंकि माइनस n एंड माइनस एक्स, माइनस n इंटू माइनस एक्स nx। फिर अगली टर्म में n की जगह पे माइनस n, x की जगह पे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस n माइनस n माइनस 1, तो यहाँ से माइनस बाहर, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, तो यह आ जाएगी n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद वाली टर्म क्या आएगी बताओ, सोच समझ के बताओ, माइनस एक्स का क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस एन माइनस एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 2, तो यहाँ से 3 बार माइनस एंड यहाँ से आने वाला एक माइनस, तो माइनस 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। तो ये क्लियर है एक्सपांशन? यस सर। तो अब इसकी जनरल टर्म बताओ, इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, x की पावर r, नीचे में r फैक्टोरियल, ऊपर में n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, कहां तक, n प्लस r माइनस 1, है कि नहीं, कहां तक जाएंगे, n प्लस r माइनस 1 इंटू एक्स की पावर r, देखो पावर 3 है तो n प्लस 3 माइनस 1, पावर 2 है तो n प्लस 2 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां तक जाएंगे। अब यहाँ पे अगर n नेचुरल नंबर होगा तो, n अगर नेचुरल नंबर होगा, पावर तो निगेटिव इंडेक्स ही है, देखना ध्यान रखना, बस इसमें से ये n नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये n नेचुरल नंबर है। तो अब इसको जैसे पहले ये कर रहे थे वैसे ही करेंगे, सजा के लिखेंगे, तो ये n प्लस 1 n प्लस r माइनस 1 अपॉन r फैक्टोरियल
ठीक है, अब इसको तुम ये करो, n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड मल्टीप्लाई, क्या करो, n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर में ये n-1 फैक्टोरियल इंटू दिस अप टू दिस, तो ये क्या आएगा ऊपर में बताओ। वैसे समझ रहा है कि क्या हो रहा है, ये एक्सपेंशन में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बस याद रखना है, इसी में पहले हमने x की जगह पे -x पुट किया, बाद में n की जगह पे -n पुट किया, उसके बाद वाले में -x -n दोनों पुट किया। अब इसकी जनरल टर्म लिख रहा है, ये आ जाएगी। अब अगर इसमें ये n क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है, नेचुरल नंबर हो जाता है, n -n नहीं n नेचुरल नंबर हो जाता है, तो उसको अब हम n फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये इसको किससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया, n-1 फैक्टोरियल से, तो क्या ऊपर में n प्लस प्लस r r माइनस -1 1 फैक्टोरियल आएगा, बोलो। यस सर। n प्लस r -1 फैक्टोरियल आएगा, एंड नीचे r फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 2x की पावर r, तो इसको हम n प्लस r -1c r ये लिख सकते हैं। बस ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के चक्कर में ये लेना पड़ा और इसको ऐसे लिखना पड़ा हमें, ताकि हम, इसमें ये क्वेश्चन आता है इसके एक्सपांशन में x की पावर r का कोएफिशिएंट बताओ, तो ये सब करते नहीं बैठेंगे हम, हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। इसके एक्सपांशन में इसके x की पावर r का कोएफिशिएंट है n प्लस r -1 cr, और ये पीएनसी में भी हमें काम में आने वाला है, मल्टीनोमियल थ्योरम हम उसमें भी देखने वाले हैं, तो उसमें बहुत काम में आएगा। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट था। सर हाँ बोलो। सर पर ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही हमने x फ्रैक्शनल है इस केस में पुट किया था। अगर n हाँ सर, फ्रैक्शनल रहेगा समझ और गए। हमें x की पावर r का कोएफिशिएंट पूछा जाएगा, तब तो फिर यही तो फिर रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा आगे, फैक्टोरियल वगैरह इस फॉर्म में तो हम नहीं लिख सकते उसको। लेकिन अगर वहां पे n नेचुरल नंबर है तो x की पावर r का कोएफिशिएंट हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ थर्ड में भी कर सकते हैं, थर्ड का भी बताऊंगा, अभी दो रिजल्ट में लिखवाने वाला हूँ यही। उसके एक्सपांशन में, इसके एक्सपांशन में अगर n नेचुरल नंबर होता है तो x की पावर r का कोएफिशिएंट यह आएगा, एंड इसके एक्सपांशन में भी अगर n नेचुरल नंबर होता है तो x की पावर r का एक कोएफिशिएंट रहता है, ठीक है। लेकिन ये समझा गया कैसे इसको इसमें कन्वर्ट किया गया है, बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट। तो दो पॉइंट लिखो और वो दो ही पॉइंट, और ये एक्सपेंशन इतना भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, इसमें ये प्रूफ वगैरह की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नोट करके पहला पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 माइनस x की पावर -n, जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, वो कितना आ जाएगा, n प्लस r -1 cr, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 प्लस x की पावर -n, जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, वो n प्लस r -1 cr -1 की पावर r, ये बस एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी वहां पे, ठीक है। देख भी सकते हो तुम, इसके पहले वाला एक्सपांशन हमने 1 प्लस x की पावर -n का ही देखा है, तो उसके थ्रू देख सकते हो और ये बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहां पे देखना x की पावर अगर हम ऑड ले रहे थे तो माइनस साइन आ रहा था,
x की पावर ऑड ले रहे थे तो माइनस साइन आ रहा था, देखना वो n इंटू एक्स माइनस के साथ आया था, क्यूब वाला माइनस के साथ आया था, वही है x की पावर r का भी अगर इसमें हम कोएफिशिएंट निकालेंगे तो उसमें ये तो रहेगा n प्लस आर माइनस वन सी आर, माइनस वन की पावर भी एक बार एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन याद रखना है। एंड अगर इसमें n नेचुरल नंबर है तो x की पावर r का कोएफिशिएंट ये, एंड इसमें अगर n नेचुरल नंबर है तो x की पावर r का कोएफिशिएंट ये। किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, लिखो, राइट डाउन द एक्सपेंशन ऑफ, राइट डाउन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इनके एक्सपेंशन लिखो। हाँ, वो एक्स तो है ही इसमें, मॉड एक्स लेस देन 1 तो है। क्या आ रहा है पहले का? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये आ रहा है क्या? यस सर। आ रहा है ना। और ये देखना, अगर x बहुत ही ज्यादा छोटा हुआ, बहुत ही ज्यादा छोटा, मतलब जीरो के जस्ट पास है, बहुत ज्यादा छोटा और जीरो के जस्ट पास है, तो इन आगे वाले टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, आगे वाले टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, एंड 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स। मेरे ख्याल से शायद ये चीज तुम्हारे फिजिक्स में यूज हुई होगी, यस सर। हुई है ना, बाइनोमियल sir. की ये चीज। अगर x बहुत ज्यादा, हमने तो क्या लिया, छोटा लिया ऐसे माइनस 1 टू 1 के बीच में, तो बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं बोल सकते उसको, छोटा बोल सकते, माइनस 1 टू 1 के बीच में आ रहा है तो ये एक्सपेंशन। लेकिन अगर बहुत ज्यादा छोटा है, जीरो के जस्ट आसपास है, तो उस केस में ये x की पावर 2 x की पावर 3, इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये आ जाएगा एक्सपेंशन। जब इसका निकाला होगा तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ये आया होगा। एंड नीचे वाले का 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर फिर बाद में -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर और वो क्या फिर क्या n-1 जीरो हो जाए ना। क्या इसकी बात कर रहे थे सर पहले वाले की?
सर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड n-1 है ना? अरे ये आएगा ना, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस वन, तो ये -1, ये -1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी तो रहता है, ठीक है। तो अपॉन वाला 2 फैक्टोरियल उसको क्या बना देगा, 1 बना देगा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, अगर ये x बहुत ज्यादा छोटा हुआ तो इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं और इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस एक्स लिखते हैं। तो ये चारों एक्सपेंशन क्लियर। यस सर। ये देखो एजीपी में हमने किया ये एजीपी है ना, यस सर। एजीपी है और मॉड x लेस देन 1 है, जीपी का कॉमन रेशियो x था, इसका जब तुम सम निकालोगे तो यही मिलेगा। अब इससे उल्टा ये आ जाएगा, उस टाइम पे तो हमें नहीं पता था बाइनोमियल एक्सपेंशन, लेकिन अब तो है, देखो उल्टा ये आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 in x plus 1 अपॉन x minus 1 की पावर 100, या 100 की जगह पे 2 ही कर लो, x plus 1 अपॉन x minus 1 की पावर में 2। इसमें हमें x की पावर 100 का कोएफिशिएंट चाहिए। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन दिस। चलो ये तो सॉल्व करो, उसके बाद एक दो एग्जांपल और, अरे बाइनोमियल खत्म हो जाएगा। तो इसमें इसको ऊपर लेके आ जाओ, इसको ऊपर लेके आ जाओगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ध्यान रखना माइनस पावर 2, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ नेगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शनल इंडेक्स हम देख रहे होंगे, यहाँ पे x बहुत छोटा है, ये भी है, देख रहे होंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स इस तरीके की चीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, 1 माइनस में आ रहा है, तो पहले इस माइनस को बाहर ले लो, पहले माइनस को बाहर ले लो, तो -1 की पावर -2, यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर -2, ये x प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -2, क्लियर। अब कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 चाहिए, इसमें x की दो ही पावर्स अवेलेबल है, तो दो केसेस बनेंगे, अगर यहाँ से x की पावर 0 ले रहे तो यहाँ से x की पावर 100 लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना पावर -2 है, इसका मतलब ये इंफिनिटी तक जाने वाला है इसका एक्सपेंशन, और x की पावर 1 2 3 4 सारी मिलने वाली है हमें। x की पावर 100 यहाँ से लेना पड़ेगा, और यहाँ से अगर x की पावर 1 ले रहे तो यहाँ से x की पावर 99। तो पहली केस का जो आंसर है, यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे x की पावर 100 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो r 100 है, n 2 है, ध्यान रखना ये n 2 है। अब वो नोट वाला पॉइंट रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, तो 2 प्लस 100 माइनस 1 c 100, फर्स्ट केस का आंसर। दूसरे का x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 1 इनटू यहाँ पे x की पावर 99 चाहिए, मतलब r 99 है, तो 2 प्लस 99 माइनस 1 c 99, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 101 c 100 प्लस यहाँ पे 100 c 99, इसका मतलब 101 प्लस 100 दैट इज 201। क्लियर है क्या ये? पहला क्लियर है, मतलब ये वाला पहला क्या, यही तो इतना।
किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। फिर अगला है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दिस। हाँ आइडेंटिटी का ऐसे दिख रहा है ना, अंदर में एक इनफाइनाइट जीपी। पहले इसका सम निकाल लो, पहले इसका सम निकाल लो, और इसका जब तुम सम निकालोगे अंदर वाले का, वो कितना आ जाएगा? 1/1 मतलब ये क्या बन जाएगा? बस कहानी खत्म। 3 + 5 - 1c 5 कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, तो यह आ जाएगा 7c5। क्लियर? yes हो गया ये? yes नेक्स्ट, x is so small, देखो x is so small such that x is so small such that its square and higher powers, its square and higher powers, its square and higher powers may be neglected, square and higher powers may be neglected, then find the value of 1 - 3x की पावर में 1/2 प्लस 1 - x की पावर में 5/3 अपॉन 4 + x की पावर में 1/2। फिर से एक बार पढ़ रहा क्वेश्चन। इफ x is so small such that its square and higher powers may be neglected, then find the value of this। जब x बहुत छोटा है तो उसके पावर 2 3 जो आ रही होगी उन टर्म्स को निग्लेक्ट कर देना है। तो बस स्टार्टिंग के 2 टर्म्स लिखने हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में। ठीक है।
कितने लोगों का आ रहा है? 2 मिनट। जल्दी। ये देने का मतलब जब इसका हम निगेटिव फ्रैक्शनल इंडेक्स है ना, तो इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3x/2। ठीक है, आगे की तो टर्म्स नहीं ले सकते क्योंकि उनको निगलेक्ट करना है, इतना ही। इसका एक्सपेंशन आ जाएगा 1 माइनस 5x/3। एंड नीचे वाले में अभी डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे 1 नहीं है, तो 1 हमें पहले बनाना पड़ेगा। तो 1 कैसे Divide by बनेगा? 4। इस 4 को हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो 4 की पावर 1/2 बाहर, यहाँ पे 1 प्लस x/4 की पावर में 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये 1/2, ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा 2 माइनस कितना आ रहा है ये 3/2, 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स। अब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x/4 की पावर में -1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/2, ये 2 माइनस कितना आ रहा है ये 19/6 इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 माइनस x/8। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस ये x/4 माइनस 19/6 इंटू एक्स। और आगे जो x² की टर्म आने वाली इन दोनों के प्रोडक्ट से, वो नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि उसको तो निगलेक्ट ही करना है, तो इतना ही लिखेंगे। ये 1/2, ये 2 माइनस, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 प्लस 76 डिवाइड, यही आ रहा है ना, एक हाँ, डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा, या तो 12 ला सकते हैं ना, x। ठीक है, उसके बाद इस 2 को अंदर दे देंगे तो ये 1 माइनस, यहाँ पे ऊपर में सम 41 डिवाइडेड बाय 24, तो 41 डिवाइडेड बाय 24 इंटू एक्स, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो जहां पे भी पावर 2 आने वाली थी उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया और लिखा ही नहीं। तो एक्सपांशन में भी हमने बस सेकेंड टर्म तक ही लिखा, एक्स तक ही, आगे जहाँ पे x² वगैरह आने वाला था वो निगलेक्ट करके ये आ जाएगा। एंड एक होमवर्क में क्वेश्चन लिख लो तुम लोग। Then find the value of y² plus 2y. Then find the value of y² plus 2y. ये होमवर्क के लिए सोचना इसके बारे में। तो ये बाइनोमियल हमारा खत्म हो चुका है, अब तुम पूरी मॉड्यूल लगा सकते हो। ठीक है, तो आज जो भी हुआ है उसमें किसी को कोई डाउट किसी पॉइंट में?
अप्रोक्स हाईएस्ट परसेंटेज 200 जा रहा है एक का, फिर 196 नहीं 186 190 ऐसे है, फिर 150 160 पता नहीं ऐसे ही समथिंग, थोड़े कम आए हैं। हम थोड़ा एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे थे, 20 30 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और ज्यादा इन लोगों से, लेकिन इनकी गलतियां इंटीजर टाइप बहुत ज्यादा आ गए थे, उसमें ये गलत कर गए। भले उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, उनमें उनको लगा वहां पे सॉल्व करने के बाद कि सही आ रहा है। केमिस्ट्री में खास करके ऐसा हुआ, केमिस्ट्री में बहुत ऐसी चीजें होती है क्योंकि एक एक डिफरेंस की वजह से, जैसे मान लो पूछा जाता है इन ऑर्गेनिक में खास करके, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मान लो 8 आ रहे हैं, गलती से 7 ही दिखे, उसको तो लग रहा है वहां पे सही आ रहा है, कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन बाद में पता चलता है तो 8 था। तो ऐसी गलतियां हुई है, लेकिन अब कुछ नहीं, ठीक है, जो होना सा तो हो गया। अभी आ रहे एक के 200 है, 186 185 ठीक है। तो ध्यान रखना इंटीजर टाइप, मल्टीपल करेक्ट, ये 2-3 ऐसी चीजें होती है जिसमें स्कोर कर पाना मुश्किल होता है थोड़ा। इंटीजर टाइप में तो चलो, इसमें मल्टीपल एंड सिंगल में तो हमें ऑप्शन भी दिखते हैं वहां पे, तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं कभी कभी ऑप्शन देख के वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ ऑप्शन में अगर दिख रहा मतलब सही किया होगा। लेकिन इंटीजर में पता ही नहीं चल पाता है, हमें लगता है कि हाँ हमने सही किया है, लेकिन अगर थोड़ी सी बीच में कहीं पे गलती हो जाती है तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो पता नहीं चल पाता उस टाइम पे। प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए, उसके ऊपर कमांड। होमवर्क पूरे मॉड्यूल, होमवर्क पूरी मॉड्यूल बाइनोमियल की पूरी मॉड्यूल कंप्लीट कर लो, हो जाएगी। वैसे पार्ट एक्सरसाइज 2 तो हमने ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है, थोड़ा सा ही बचा है, तो वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। वो ब्लैक बुक का नाम क्या है? ब्लैक बुक का बालाजी पब्लिकेशंस का है, एडवांस प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ नाम है। ब्लैक बुक डालो तुम्हें मिल जाएगा नेट पे, ठीक है। Yes. ठीक है, आज के लिए इतना ही था।